हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विशाल मालव और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एक नए बैक्टीरिया के बारे में। इससे पहले हमने अनेक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया। और आज हम पढ़ेंगे एक नए बैक्टीरिया के बारे में। तो जिसने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नए बैक्टीरिया के बारे में जिसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया। तो नाइजीरिया होता क्या है, तो इसके बारे में सभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नाइजीरिया होता क्या है, इसकी मोर्फोलॉजी क्या होती है, तो ये सब आज अपन इस क्लास में देखेंगे। तो बच्चों, नाइजीरिया जो होता है वो एक क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। बताया ही था मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में, शुरू की क्लास में, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, डिप्लोकोकाई क्या होते हैं, कोकाई क्या होते हैं, बेसिलाई क्या होते हैं। तो ये सब पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो ये ग्राम नेगेटिव होता है। तो उसके बाद ये डिप्लोकोकाई होता है। डिप्लोकोकाई का मतलब होता है कि ये दो पेयर्स में पाया जाता है। पेयर में मतलब जोड़े में पाया जाता है, तो डिप्लोकोकाई होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। उसके बाद एरोब्स होते हैं। एरोब्स मतलब इनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, तो एरोब्स होते हैं। उसके बाद जो नाइजीरिया होता है उसकी दो स्पीशीज होती है जो कि ह्यूमन बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करती है। तो दो स्पीशीज होती है जो कि पैथोजेनिक होती है, मतलब रोग कारक होती है। पैथोजेनिक स्पीशीज होती है जो कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है बच्चों, रोग उत्पन्न करती है। जिसमें पहली होती है इसकी एन मतलब नाइजीरिया और मेनिंजाइटिडिस। एन मेनिंजाइटिडिस। और दूसरी होती है बच्चों एन मतलब नाइजीरिया गोनोरी। तो ये इसकी दो स्पीशीज होती है। पहली होती है नाइजीरिया मेनिंजाइटिडिस, दूसरी होती है नाइजीरिया गोनोरी, जो कि ह्यूमन बॉडी में रोग पैदा करती है या डिजीज पैदा करती है। जो एन मेनिंजाइटिडिस होती है वो क्या करती है बच्चों, मेनिंजाइटिस कोज करती है। मेनिंजाइटिस कोज करती है। और जो ये होती है वो गोनोरिया कोज करती है। गोनोरिया कोज करती है। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है जो ब्रेन की मेनिंजेस होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो गया या इन्फेक्शन हो गया तो वो कोज करती है, जबकि जो गोनोरिया होता है वो जेनाइटल डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो ये तो इसकी रोग कारक स्पीशीज। अब बात करेंगे इसकी उन स्पीशीज के बारे में जो बॉडी में रोग पैदा नहीं करती है, मतलब नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज। नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज। तो ये कौन कौन सी होती है बच्चों, तो इसमें नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज में पहली होती है अपनी एन फ्लेविसेंस। एन फ्लेविसेंस हो गया। उसके बाद इसकी दूसरी होती है एन सिक्का। दूसरी होती है बच्चों एन सिक्का। और तीसरी होती है एन सबफ्लेवा। तो ये इसकी नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज होती है, मतलब इन स्पीशीज के द्वारा बॉडी में रोग पैदा नहीं किया जाता है। जबकि जो एन मेनिंजाइटिडिस और एन गोनोरिया होती है वो क्या करती है, रोग पैदा करती है। तो ये हो गया अपना नाइजीरिया का इंट्रोडक्शन। ग्राम नेगेटिव होते हैं, डिप्लोकोकाई होते हैं, एरोब्स होते हैं, मतलब ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसके बाद ये जो होते हैं ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी होते हैं, मतलब जब इनका ऑक्सीडेज टेस्ट किया जाता है तो वो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव आता है। तो ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, एरोब्स होते हैं। दो स्पीशीज होती है जो कि रोग पैदा करती है, पहली एन मेनिंजाइटिडिस, दूसरी एन गोनोरी। और नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज होते हैं एन सबफ्लेविसेंस, एन सिक्का और एन सबफ्लेविया। तो ये तो होगी नाइजीरिया की इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे इसकी पहली स्पीशीज
एन मेनिंजाइटिडिस। तो पहली स्पीशीज है नाइजीरिया की, नाइजीरिया मेनिंजाइटिडिस, जो कि इसकी क्या है बच्चों, पैथोजेनिक स्पीशीज है, मतलब रोग पैदा करती है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिडिस। तो ये नाइजीरिया मेनिंजाइटिडिस है। तो इसके बारे में सबसे पहले वही बात करेंगे, इसके कल्चर के बारे में, सॉरी मॉर्फोलॉजी के बारे में, कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो ये होता है अपना, ये होता है नॉन मोटाइल, मतलब इसमें फ्लैजिला या पिलाई नहीं पाए जाते, जिसके द्वारा ये गति नहीं करता। तो ये नॉन मोटाइल होता है। उसके बाद ये जो होता है एरोब्स होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए इसके लिए। उसके बाद बात करें तो ये डिप्लोकोकाई होता है, डिप्लोकोकाई होता है, जो कि किस में पाया जाता है बच्चों, पेयर्स में पाया जाता है, अरेंज्ड इन पेयर्स, पेयर्स में पाया जाता है। उसके बाद बात करें, नॉन मोटाइल हो गया, एरोब्स हो गया, डिप्लोकोकाई। अब ये जो होता है अपना स्पेरिकल शेप में होता है बच्चों, स्पेरिकल और ओवल शेप में पाया जाता है। तो स्पेरिकल शेप होगी इसकी, ओवल शेप में भी कभी कभी पाया जाता है ये। तो ये तो होगी इसकी मॉर्फोलॉजी की। अब बात करें इसके कल्चर के बारे में, तो जब इसका कल्चर लगाते हैं या कल्चर देखा जाता है तो कल्चर में क्या दिखाई देता है। तो इसका जब कल्चर लगाया जाता है तो कल्चर के लिए टेम्परेचर होना चाहिए। सबसे पहली बात वो होता है इसका 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इसकी पीएच की बात करें तो जो पीएच होती है वो 7.4 से 7.6 होती है। और इसकी ग्रोथ जो होती है, कल्चर की ग्रोथ को 5 से 10% CO2 मिलाकर इसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। 5 से 10% CO2 के द्वारा इसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। अब बात करें इसकी जो इसका ग्रोथ होगी 5 से 10% CO2 द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं तो इसके लिए जो आमतौर पर सिलेक्टिव एनरिच्ड जो अपने सामान्य मीडिया होते हैं जैसे उन पे ग्रो नहीं करता है। तो इसके लिए एनरिच्ड मीडिया की जरूरत होती है, एनरिच्ड मीडिया पर ही ग्रो करता है ये, एनरिच्ड मीडिया पर ग्रो करता है, एनरिच्ड मीडिया पे ग्रो करता है। दोनों में से एक चीज प्रेजेंट होती है, तो ब्लड और सीरम प्रेजेंट होता है तो एनरिच्ड मीडिया पर ग्रो करता है। इसके अलावा इसके लिए थेर मार्टिन, मुलर-इंटन, अगार, ब्लड अगार और चॉकलेट अगार भी यूज किया जाता है। तो एनरिच्ड मीडिया पर ग्रो करता है। ये सामान्य मीडिया जो होते हैं अपने न्यूट्रिएंट अगार उन पर ग्रो नहीं करता है। इसके लिए एनरिच्ड मीडिया की जरूरत पड़ती है जो कि ब्लड और सीरम प्रेजेंट होता है उसमें। अब ये जो होता है आमतौर पर मुलर-इंटन अगार, ब्लड अगार और चॉकलेट अगार पर भी ग्रो करता है। उसके अलावा इसके लिए सिलेक्टिव मीडिया की भी जरूरत पड़ सकती है। तो सिलेक्टिव, इसको चलो एक बार समझा देता हूं मैं। तो सिलेक्टिव मीडिया के रूप में इसमें यहां बता देता हूं मैं, सिलेक्टिव मीडिया के रूप में, सिलेक्टिव मीडिया के रूप में थेर मार्टिन अगार यूज में लिया जाता है। तो इसमें सिलेक्टिव मीडिया के रूप में थेर मार्टिन, सिलेक्टिव मीडिया के रूप में थेर मार्टिन अगार यूज में लिया जाता है जिसमें एंटीबायोटिक प्रेजेंट होती है। जैसे निस्टाटीन होगी, निस्टाटीन, वेंकोमाइसिन, एंटीबायोटिक
प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो एंटीबायोटिक होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये होगी इसकी मोर्फोलॉजी। तो मोर्फोलॉजी में यह नॉन मोटाइल होता है, एरोब्स होता है, मतलब ऑक्सीजन की इसमें प्रेजेंस जरूरी होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। उसके बाद डिप्लोकोकाई होता है जो कि पेयर्स में या जोड़े में पाया जाता है। यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसकी शेप स्पेरिकल होती है और ओवल भी होती है। इसकी साइज की बात करें तो 0.6 से 0.8 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। उसके बाद कल्चर की बात करें तो कल्चर के लिए टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत होती है और पीएच जो होती है वो 7.4 से 7.6 होती है। ग्रोथ जो होती है इसकी उसको बढ़ाने के लिए 5 से 10% CO2 की आवश्यकता होती है। उसके अलावा जो एनरिच्ड मीडिया होते हैं उनपे भी ग्रो करता है जिसमें ब्लड और सीरम प्रेजेंट होता है। उसके अलावा मूलर इंटर्न अगार, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार पे भी इसको ग्रो कराया जा सकता है। इसके लिए सिलेक्टिव मीडिया के रूप में थेरमार्टिन अगार या थेरमार्टिन मीडिया यूज किया जाता है जिसमें एंटीबायोटिक का मिक्सचर होता है, मतलब एंटीबायोटिक प्रेजेंट होती है जो कि निस्टाटीन, वेंकोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो गया इसका कल्चर के बारे में। अब जब बात करते हैं इसकी, जब अपन सॉलिड मीडिया पर इसका कल्चर लगाते हैं, इसको रब कर देता हूं, समझ में आएगा ना। अब जब तो ये तो इसकी नॉर्मल कल्चर के बारे में जानकारी कि सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है, इसका नॉर्मल मीडिया के रूप में क्या होता है। जब इसका कल्चर लगाया जाता है सॉलिड मीडिया पर तो पहला है इसका ऑन सॉलिड मीडिया। तो सॉलिड मीडिया पे जब इसका कल्चर लगाएंगे, सॉलिड मीडिया पे जब इसका कल्चर लगाएंगे तो जो इसकी कॉलोनी होती है वो स्मॉल, उसके बाद जो डायमीटर होता है कॉलोनी का वो 1 mm का रह जाता है। उसके बाद इसकी कॉलोनी जो होती है वो ग्रे, ट्रांसलूसेंट और कॉन्वेक्स प्रकार की कॉलोनी हो जाती है, कॉन्वेक्स कॉलोनी हो जाती है। कॉन्वेक्स कॉलोनी हो जाती है। तो ये तो हो गया सॉलिड मीडिया पे। जब इसी कॉलोनी को लिक्विड मीडिया पे लगाया जाता है, लिक्विड मीडिया पे, तो क्या होता है बच्चों, ग्रेनुलर टर्बिडिटी दिखाई देती है। तो जब सॉलिड मीडिया पे इसका कल्चर लगाया जाता है तो इसकी कॉलोनी स्मॉल 1 mm डायमीटर की ग्रे, ट्रांसलूसेंट और कॉन्वेक्स हो जाती है। जबकि जब लिक्विड मीडिया पे इसका कल्चर लगाया जाता है तो वही कॉलोनी टर्बिडिटी प्रोड्यूस करती है, मतलब ग्रेनुलर टर्बिडिटी दिखाई देती है। तो ये तो गैस का सॉलिड मीडिया पे और लिक्विड मीडिया के बारे में, कल्चर के बारे में हो गया। अब बात करते हैं इसके बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। तो इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है बच्चों, तो बायोकेमिकल रिएक्शन, तो जो इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन में ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव, कैटालेज पॉजिटिव, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेज पॉजिटिव और कैटालेज पॉजिटिव दोनों देता है। अब ऑक्सीडेज टेस्ट क्यों किया जाता है, तो जो ऑक्सीडेज टेस्ट होता है उसका यूज मिक्स्ड कल्चर की ग्रोथ को पता करने के लिए किया जाता है, मतलब मिक्स्ड कल्चर के लिए किया जाता है। तो मिक्स्ड कल्चर जो हो गया इसका, तो मिक्स्ड कल्चर वो होता है जिसमें नाइजीरिया मेनिंजाइटिस और नाइजीरिया गोनोरिया। तो मिक्स्ड कल्चर वो होता है जिसमें नाइजीरिया मेनिंजाइटिस और नाइजीरिया गोनोरी दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो उसका पता करने के लिए
का पता करने के लिए ऑक्सीडेज टेस्ट किया जाता है। तो मिक्स्ड कल्चर का पता करने के लिए ऑक्सीडेज टेस्ट किया जाता है। अब बात करें इसकी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर तो इसकी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में 12 सीरोटाइप्स होते हैं। 12 सीरोटाइप्स होते हैं, जिसमें कौन कौन से 12 सीरोटाइप्स होते हैं? ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, एच, आई, के, एल, डब्ल्यू, 135 और 20। 12 सीरोटाइप्स होते हैं ये। ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, एच, आई, के, एल, डब्ल्यू, 135 और 29E। तो ये 12 सीरोटाइप्स होते हैं इसकी नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की, जिसमें जो इसके ए, बी, सी जो सीरोटाइप्स होते हैं ये क्या होते हैं? इसके इंपोर्टेंट सीरोटाइप्स होते हैं। तो इन 12 में ए, बी, सी इसके सबसे इंपोर्टेंट सीरोटाइप्स होते हैं। तो ये तो इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन और एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के बारे में बात। अब बात करेंगे इसके रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस, तो जो इसका रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस में ये बच्चों हीट के बाद डेसिकेशन, हीट, डेसिकेशन और डिसइंफेक्टेंट, तो हीट के द्वारा भी इसको ससेप्टिबल होता है। डेसिकेशन द्वारा मतलब ड्राई करके, शुष्कीकरण द्वारा भी ये ससेप्टिबल होता है। डिसइंफेक्टेंट द्वारा, इस डिसइंफेक्टेंट से भी ससेप्टिबल होता है। तो ये तो गैस का रेसिस्टेंस के बारे में। उसके बाद पेनिसिलिन एंटीबायोटिक द्वारा भी इसको ससेप्टिबल किया जा सकता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक द्वारा भी, पेनिसिलिन से भी ससेप्टिबल होता है। ये पेनिसिलिन से ससेप्टिबल होता है, मतलब संवेदनशील होता है। तो ये हो गया इसका रेसिस्टेंस, जिसमें हीट के द्वारा, डेसिकेशन द्वारा, डिसइंफेक्टेंट द्वारा और पेनिसिलिन द्वारा ससेप्टिबल होता है। तो ये रेसिस्टेंस हो गया। ये बायोकेमिकल रिएक्शन होगी जिसमें ऑक्सीडेज पॉजिटिव, कैटालेस पॉजिटिव होता है। और ऑक्सीडेज टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि मिक्स्ड कल्चर का पता करने के लिए। उसके बाद एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में 12 सीरोटाइप्स होते हैं, जो कि ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, एच, आई, के, एल, डब्ल्यू, 135 और 29E होता है, जिसमें ए और बी, सी इंपोर्टेंट सीरोटाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में कि इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में वही सबसे पहले स्पेसिमेन लेते हैं। तो स्पेसिमेन में CSF भी लिया जा सकता है, उसके अलावा ब्लड भी लिया जा सकता है। ब्लड के अलावा नेजोफेरेंजियल, मतलब नाक के द्वारा नेजोफेरेंजियल स्वेब भी लिया जा सकता है। तो ये तो स्पेसिमेन हो गया। अब इनका कलेक्शन कैसे किया जाता है और ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है वो देखें। तो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। तो जो कलेक्शन किया जाता है CSF का, तो CSF का कलेक्शन लंबर पंचर द्वारा किया जाता है बच्चों। लंबर पंचर द्वारा किया जाता है। जबकि जो ब्लड लिया जाता है वो वेन पंचर करके लिया जाता है। और लीजन से, जो लीजन मतलब घाव होते हैं, उनसे स्क्रैपिंग की करके उनका सैंपल लिया जाता है।
तो ये तो गैस का कलेक्शन। और ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया की जरूरत होती है, तो ये होता हो गया इसका कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। अब बात करें इसके माइक्रोस्कोपी के बारे में, तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, तो माइक्रोस्कोपी के लिए सीएसएफ जो होता है, सीएसएफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मतलब 3 ट्यूब में डिवाइड किया जाता है। सीएसएफ का अपन ने सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद उसको 3 अलग अलग ट्यूब में डिवाइड किया जाता है, 3 ट्यूब में डिवाइड किया जाता है। पहली वाली जो ट्यूब होती है उसमें सेंट्रीफ्यूज करके उसको सीएसएफ को सेंट्रीफ्यूज करके डिपॉजिट का यूज, डिपॉजिट जो होता है मतलब नीचे जो बच जाता है उसका यूज ग्राम स्टेनिंग के लिए किया जाता है। ग्राम स्टेनिंग के लिए डिपॉजिट का यूज किया जाता है। दूसरा जो सेकंड पोर्शन होता है सीएसएफ का, सेकंड पोर्शन, ये फर्स्ट पोर्शन होता है। जो इसका सेकंड पोर्शन होता है, तो सेकंड पोर्शन का यूज कल्चर के लिए किया जाता है, कल्चर के लिए किया जाता है। और जो थर्ड पोर्शन होता है, तो थर्ड पोर्शन में ग्लूकोज ब्रोथ के बराबर सीएसएफ में मिलाया जाता है, मतलब ग्लूकोज ब्रोथ में मिला के देखा जाता है, ग्लूकोज ब्रोथ में किया जाता है। फर्स्ट पोर्शन का 3 ट्यूबों में डिवाइड किया जाता है। तो हो गया इसका माइक्रोस्कोपी। अब बात करते हैं इसके कल्चर के बारे में। तो जो कल्चर होता है, तो कल्चर के लिए रिफ्यूज किया गया है, तो डिपॉजिट से स्लाइड प्रिपेयर कल्चर के लिए, कल्चर के लिए ब्लड अगार, या चॉकलेट अगार यूज में लिया जाता है। ब्लड अगार या चॉकलेट अगार यूज में लिया जाता है। वही टेम्परेचर लेते हैं और 5 से 10% CO2 के द्वारा ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद बात करें इसके बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में, तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन में ये होता है ऑक्सीडेज और कैटालेज पॉजिटिव देता है। और बात करें इसके एग्लूटिनेशन के बारे में, तो डायरेक्ट स्लाइड एग्लूटिनेशन किया जाता है। तो ये हो गया इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस, जिसमें स्पेसिमेन लेते हैं सीएसएफ, ब्लड, नेजोफेरेंजियल स्वैब। सीएसएफ, ब्लड और नेजोफेरेंजियल स्वैब यूज में लिया जाता है। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट में सीएसएफ का कलेक्शन जो होता है वो लंबर पंचर द्वारा लिया जाता है, जबकि जो ब्लड होता है उसका वेन पंचर करके लिया जाता है और लीजन से स्क्रैपिंग करके लिया जाता है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में सीएसएफ का 3 ट्यूब में डिवाइड करते हैं। सैंपल लेते हैं पेशेंट का, सैंपल लेने के बाद उसको 3 अलग अलग ट्यूब में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट वाली ट्यूब होती है तो उसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो डिपॉजिट बचता है उससे ग्राम स्टेनिंग प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद सेकंड पोर्शन का यूज जो होता है वो कल्चर के लिए यूज में लिया जाता है, और जो थर्ड पोर्शन होता है उसको ग्लूकोज ब्रोथ और सीएसएफ में बराबर मिलाकर सब कल्चर लगाया जाता है। सब कल्चर लगाया जाता है। कल्चर में इसके लिए ब्लड अगार या चॉकलेट अगार यूज में लिया जाता है, और इनकी ग्रोथ को मैंने पहले ही बता दिया, 5 से 10% CO2 द्वारा ग्रोथ को बढ़ाया जाता है। उसके बाद बायोकेमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेज पॉजिटिव और कैटालेज पॉजिटिव देता है। एग्लूटिनेशन में ये डायरेक्ट स्लाइड एग्लूटिनेशन यूज में लिया जाता है। तो ये आज अपने बात करी है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के बारे में। अगली क्लास में बात करेंगे इसके सेकंड जो स्पीशीज है नाइजीरिया गोनोरी के बारे में। तो जिसने वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।